Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's begin the 7th lecture of this beautiful chapter Electrostatic Potential and Capacitance. चलिए बच्चों, तो हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक कंडक्टर है ना, और यहाँ पर चूंकि इसका शेप बड़ा इरेग्युलर सा है, इस वजह से अलग अलग जगह पर चार्ज पर यूनिट एरिया अपने को अलग अलग नजर आ रहा है। हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं एक छोटा सा पैच, है ना। यहाँ पर हम लोग का फोकस इस छोटे से पैच ऑन द कंडक्टर के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस पैच को मैं यहाँ पर अलग से दिखा देता हूँ, है ना। ये हमारा पैच है ना, ये सेम यही चीज यहाँ पर मैंने अलग से दिखा रखा है, क्लियर है। तो पैच के जस्ट बाहर यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस पॉइंट P1 पे फील्ड कितनी आएगी। तो फील्ड इस तरीके से आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। यहाँ पर सिग्मा क्या है, सिग्मा इस जगह की लोकल चार्ज डेंसिटी है, क्लियर है। इसके अलावा बच्चों, अगर हम लोग बात करें यहाँ ये जो P2 पॉइंट है, इस पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पर फील्ड हम लोग समझ पा रहे हैं कि कितनी आएगी, 0 आएगी, क्योंकि वो कंडक्टर के अंदर का पोर्शन है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो मैंने अलग से पैच इस तरीके से दिखाया है, तो हमें पता है कि चार्ज पर यूनिट एरिया इस लोकेशन पे कितना है, सिग्मा है ना। सिग्मा यहाँ की क्या है, लोकल चार्ज डेंसिटी है। तो इसकी वजह से, सिर्फ अगर मैं इस पैच की वजह से बात करूं, तो पैच की वजह से P1 पॉइंट पे, है ना, P1 पॉइंट पे फील्ड हम लोग समझ पा रहे हैं कि कुछ इस तरीके से आएगी, और P2 पॉइंट पे सिर्फ इस पैच की वजह से फील्ड कुछ ऐसी आनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ बच्चों, सिमेट्री को देखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर फील्ड ड्यू टू पैच EP लिख रहा हूं, तो यहाँ पर भी फील्ड ड्यू टू पैच EP लिखूंगा, क्लियर है। अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग बात करें फील्ड ड्यू टू रेस्ट ऑफ द कंडक्टर की, है ना, तो फील्ड ड्यू टू रेस्ट ऑफ द कंडक्टर जो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जैसे P2 पॉइंट है, तो यहां पर बिल्कुल वो ऑपोजिट टू, है ना, ऑपोजिट टू EP आनी चाहिए, क्लियर है बात। तो ये क्या है, फील्ड ड्यू टू रेस्ट ऑफ द कंडक्टर है। तभी तो क्या हो रहा होगा कि EP और EC, है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तभी तो यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि कैंसिलेशन हो पा रहा होगा। और साथ ही साथ हमें यह भी समझ में आ रहा है कि EP बराबर EC होना चाहिए मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। अब बच्चों, हम लोग रेस्ट ऑफ द कंडक्टर की बात करें, मतलब पैच के अलावा जो रेस्ट ऑफ द कंडक्टर है, उसके लिए P1 और P2 जो है बहुत नियर बाय पॉइंट्स हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स पे हम लोग समझ पा रहे हैं कि रेस्ट ऑफ द कंडक्टर की वजह से फील्ड ऑलमोस्ट क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इस वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि P1 पॉइंट पे भी रेस्ट ऑफ द कंडक्टर की वजह से फील्ड ऐसी ही दिखेगी, तो इसे मैं EC बोल दे रहा हूं। तो इस तरीके से सोचो, हम लोग यहाँ पर क्या समझ पा रहे हैं कि EP चूंकि क्या है, EC के बराबर है ना, मैग्नीट्यूड वाइज EP और EC बराबर है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि EP बराबर EC होना चाहिए, और साथ ही साथ ये कितने के बराबर होना चाहिए, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के, क्योंकि EP और EC मिल करके कितने हो रहे हैं, तो वो हो रहे हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के। और चूंकि दोनों बराबर हैं, तो इस वजह से दोनों की वैल्यूज कितनी कितनी होनी चाहिए, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होनी चाहिए। तो अब देखिए बच्चों, वापस से हम लोग इस पैच की अगर बात करें, तो इस पैच को क्या फील हो रहा होगा, इस पैच को ऐसा फील हो रहा होगा कि जो एक्सटर्नल फील्ड है यहाँ पर, है ना, वो कितनी है, तो वो है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि रेस्ट ऑफ द कंडक्टर की वजह से यहाँ पर आई है। और यहाँ पर अगर हम लोग बोल दें कि इसका एरिया जो है वो कितना है, DA है, छोटा सा एरिया है DA, तो इसके पास चार्ज DQ कितना आ जाएगा, तो चार्ज DQ आ जाएगा सिग्मा इंटू DA के बराबर, जहां पर सिग्मा क्या है, सिग्मा है लोकल चार्ज डेंसिटी, क्लियर है ये बात। तो इस वजह से बच्चों हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो पैच है, ये एक बाहर की तरफ है ना, बाहर की तरफ इस तरीके से आउटवर्ड फोर्स फील कर रहा होगा DF, है ना, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी DQ इंटू EC के बराबर, है ना। EC क्या है, फील्ड ड्यू टू रेस्ट ऑफ द कंडक्टर, क्लियर है। तो यहां से देखिए DF कितना आ गया, तो वो आ गया सिग्मा इंटू DA मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से DF अपॉन DA, है ना, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, वो कितना आ गया, तो ये आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि कोई भी पैच ऑन द कंडक्टर वो एक आउटवर्ड फोर्स फील कर रहा है, ठीक है, जिस वजह से प्रेशर उस पर कितना हो गया एग्जर्ट, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हम लोग जानते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, वो पैच के जस्ट बाहर कितनी होती है, तो वो हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है।
तो यहां पर अगर हम लोग प्रेशर को लिखें है ना ई के टर्म्स में, तो हम लोग यहां पर क्या बोल देंगे, ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इनटू हाफ, और यहां पर एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो प्रेशर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है उसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि ये इसकी वैल्यू क्या है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग डीएफ को फाइनली क्या लिख सकते हैं, जो आउटवर्ड फोर्स ये फील कर रहा है पैच, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डीए या फिर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डीए। तो बेसिकली ये क्या है, दिस इज प्रिसाइसली द फोर्स नीडेड टू ड्राइव द चार्जेस ऑन द surface of a conductor to an equilibrium state where the electric field just outside the conductor takes on the value sigma upon epsilon naught and vanishes inside। क्लियर है, तो इतना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा अगर आप इस पैच को जो है इक्विलिब्रियम में रखना चाह रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइन ऑफ सिग्मा, जो फोर्स है ये वो हमेशा क्या करता है, इट टेंड्स टू पुल द पैच इनटू द आउटवर्ड फील्ड। तो अगर ये कंडक्टर नेगेटिवली चार्ज भी होता तो भी हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो पैच है ये आउटवर्ड फोर्स ही फील करता। ठीक है, चलिए बच्चों तो अब एक सवाल देखते हैं। सवाल है, अ सोप बबल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज चार्ज्ड विथ 9 नैनो कूलम। द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल इफ सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इज इक्वल टू 3 into 10 to the power -3 न्यूटन पर मीटर इज, और हमारे पास 4 ऑप्शंस है। ठीक है, तो चलिए बच्चों सबसे पहले मैं आपको सोप बबल थोड़ा रिवाइज करा देता हूं। इस तरीके से सोप बबल जो है वो नजर आता है। ठीक है, और सोप बबल के पास क्या होते हैं, दो सरफेसेस होते हैं, और इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो है सोप सॉल्यूशन ट्रैप्ड होता है। क्लियर है बात। अब यहां पर हमसे बोला गया है कि इसका रेडियस जो है वो r इक्वल टू कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। साथ ही साथ इसको चार्ज भी दे रखा है ना, चार्ज कितना दे रखा है, 9 नैनो कूलम। ऑलराइट, तो यहां पर हम लोग समझ सकते हैं कि जो चार्ज है वो आउटर सरफेस पे रहेगा, और चार्ज पर यूनिट एरिया को फिलहाल मैं सिग्मा से डिनोट कर देता हूं। क्लियर है बात। अब बाहर के प्रेशर को मैं फिलहाल बोल देता हूं पी नॉट, और अंदर के प्रेशर को मैं बोल देता हूं पी। क्लियर है बात। तो अब हमसे यहां पर कहा गया है कि सरफेस टेंशन जो है ना, सरफेस टेंशन जो है एस अपने को कितना दे रखा है, 3 into 10 to the power -3 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो हमसे बोला है कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल कितना होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं सिर्फ 1/2 ऑफ दिस सोप बबल को यहां पर लेने वाला हूं और उसका फ्री बॉडी डायग्राम में बनाऊंगा। क्लियर है बात। तो यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम में क्या क्या चीजें शामिल होंगी, आइए सोचते हैं। तो चलिए बच्चों यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग किसी थीटा एंगल पर जाने वाले हैं इस तरीके से, और यहां पर एक छोटा सा हम लोग क्या लेने वाले हैं, छोटा सा एरिया लेने वाले हैं। क्लियर है, और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस पर एक फोर्स लगेगा बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, इस तरीके से P नॉट इंटू डी है। क्लियर है बात। उसी तरीके से हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर अंदर का प्रेशर हम लोगों ने P माना है तो एक फोर्स यहां पर इस तरीके से लगेगा P इंटू डी है। क्लियर है बात। उसके अलावा बच्चों हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस सोप बबल को चार्ज दिया गया है, जिस वजह से ये एक आउटवर्ड फोर्स फील करेगा इस तरीके से। कितना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर को मैं पीई बोल दे रहा हूं, तो ये पीई इंटू डीए हो जाएगा। क्लियर है ये बात। इसके अलावा बच्चों हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि सरफेस टेंशन की वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है इस तरीके से लगा करेंगी, है ना। जो दूसरा हाफ है वो इसको क्या करना चाहेगा, पुल करना चाहेगा इस तरीके से। तो ये जो फोर्स है ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 सरफेसेस हैं इसलिए पहले ही मैं 2 कर दे रहा हूं, और साथ ही साथ जो पेरीमीटर है वो कितना है, वो है 2πr, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सरफेस टेंशन एस से। तो एक लेफ्ट की तरफ हम लोग को फोर्स नजर आ रहा है कितना, तो ये हो गया सरफेस टेंशन वाला फोर्स। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर अगर हम लोग इन तीनों फोर्सेस को पहले कोशिश करें रिसॉल्व करने की, तो हम लोग कैसे करेंगे यहाँ पर। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये एंगल अपने को थीटा दिया हुआ था। ठीक है, तो हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि ये वाला एंगल जो है वो भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो कहने की बात ये है कि आखिर ये जो एरिया है उसका वर्टिकल के साथ एंगल कितना हो गया, तो वो हो गया थीटा। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो हमने छोटा सा एलिमेंट लिया है, इस पे जो नेट आउटवर्ड फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा PEDA प्लस PDA
माइनस पी नॉट डी ए। क्लियर है बात? तो ये इस छोटे से एलिमेंट पे लगने वाला नेट आउटवर्ड फोर्स है। पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि ऐसा ही एक एलिमेंट अपने को यहाँ पर भी मिलेगा, तो उस पर इस तरीके से नेट आउटवर्ड फोर्स लग रहा होगा। तो इनका रिजल्टेंट हम लोग समझ पा रहे हैं कि किधर आएगा, तो इनका रिजल्टेंट जो हम लोग समझ पा रहे हैं कि राइट की तरफ आएगा। क्लियर है? तो अपने को सिर्फ क्या लेना चाहिए, इस फोर्स का कौन सा कंपोनेंट राइट की तरफ। तो यहां पर हम लोग सिंपली क्या लगा देंगे, कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये टर्म क्या बन गया, पीई प्लस पी माइनस पी नॉट इंटू डी का कॉस थीटा। अब लेकिन यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि जो डी है उसका कॉस थीटा बेसिकली क्या है, इसका कॉस थीटा जो है वो वर्टिकल प्लेन में इस एरिया का प्रोजेक्शन है ना। तो इसे मैं क्या बोल सकता हूं, इसे मैं बोल सकता हूं डी का वर्टिकल प्रोजेक्शन। तो बच्चों ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है ना, और उन सब पे लगने वाले इन फोर्सेस को एड अप कर दें तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा पीई प्लस पी माइनस पी नॉट। ये तो कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, समेशन ऑफ डीएबी। तो पूरे के पूरे एरिया का वर्टिकल प्रोजेक्शन जो हम लोग समझ पा रहे हैं कितना हो जाएगा, तो वो ये वाला एरिया हो जाएगा ना, जो कि क्या बन जाएगा, जो कि बन जाएगा बच्चों पाई आर स्क्वायर के बराबर। क्लियर है बात? तो यहां से देखिए बच्चों हम लोग क्या समझ पा रहे हैं, पीई प्लस पी माइनस पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। ये बेसिकली किसको बैलेंस कर रहा होगा, तो ये बैलेंस कर रहा होगा 4 पाई आर इंटू एस को, है ना, क्योंकि ये हेमिस्फेयर तो क्या था, इक्विलिब्रियम में था। तो जितना लेफ्ट की तरफ फोर्स लगना चाहिए उतना राइट की तरफ भी लगना चाहिए। क्लियर है बात? तो यहां से देखिए पाई से पाई कट गया, आर से एक आर चला गया, तो पीई प्लस पी माइनस पी नॉट ये कितना आ जा रहा है, तो ये आ जा रहा है 4s अपॉन आर के बराबर। ठीक है, अब अपने को एक्सेस प्रेशर चाहिए था। ठीक है ना, तो हम लोग को यहाँ पर क्या चाहिए था, P माइनस पी नॉट। तो वो कितने के बराबर आ जा रहा है, तो वो बराबर आ जा रहा है 4s अपॉन आर माइनस पीई के। क्लियर है? तो चलिए बच्चों अब सवाल में जो डेटा दिया है उसको पुट कर देते हैं। तो P माइनस पी नॉट कितने के बराबर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 इंटू सर्फेस टेंशन दे रखा है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन रेडियस कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। ठीक है, और साथ में माइनस करना होगा पीई जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, जो कि कितना होता है, तो वो होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं सिग्मा कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है बात? तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, तो 3 से 3 कट गया और यहाँ पर क्या आ गया 4 और ये 10 की पावर माइनस 3 और 10 की पावर माइनस 2, तो ये आ गया 4 अपॉन 10 माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिग्मा मैंने क्या कहा था, Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे 9 इंटू 10 की पावर माइनस 9, है ना, क्योंकि ये नैनो कूलम में दिया हुआ है। तो 9 इंटू 10 की पावर माइनस 9 अपॉन 4 पाई, है ना, R कितना है, तो 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 है। इसका करना होगा स्क्वायर और पूरे का भी करना होगा स्क्वायर अपॉन क्या करना होगा, 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों इसे सॉल्व करके जो जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा 0.36 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है ये बात? चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ इनर रेडियस स्मॉल ए एंड आउटर रेडियस स्मॉल बी। फाइंड द चार्ज अपीयरिंग ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द शेल। तो देखिए बच्चों यहाँ सवाल में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एक पॉइंट चार्ज Q है जिसे प्लेस किया गया एट द सेंटर ऑफ अ कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। ठीक है, और इस शेल की इनर रेडियस कितनी है, स्मॉल ए है, और जो आउटर रेडियस है वो कितना है, स्मॉल बी है। अब हमसे पूछा गया चार्ज इज अपीयरिंग ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द शेल। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर Q चार्ज है तो इससे निकलने वाली फील्ड को, है ना, इससे निकलने वाली फील्ड को जो है टर्मिनेट होना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर माइनस Q चार्ज को होना ही पड़ेगा। क्लियर है बात? इस तरीके से यहाँ पर कितना चार्ज होना पड़ेगा, माइनस Q, ताकि ऐसा लगे कि Q से जो फील्ड निकल रही है वो यहाँ पर टर्मिनेट कर गई। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो है ना, ये जो शेल है उसके अंदर कोई भी नेट फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। क्लियर है ये बात? तो बच्चों ऐसा करने से फायदा क्या हो गया कि अगर आप इस तरीके से गॉसियन सरफेस बनाएंगे, है ना, अगर इस तरीके से आप गॉसियन सरफेस बनाएंगे
तो आप ये कहेंगे कि ये तो गॉसियन सरफेस पूरा का पूरा मेटल के अंदर है, तो यहाँ पर कोई फील्ड नहीं है, तो कोई फ्लक्स नहीं है, और नेट चार्ज इनक्लोज भी कितना आ गया, बिल्कुल जीरो हो गया, तो सब कुछ सेटिस्फाइड हो गया, है ना। और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि कंडक्टिंग जो शेल थी, है ना, वो तो शुरुआत में न्यूट्रल थी, तो अगर अंदर माइनस क्यू चार्ज आ गया तो बाहर कितना चार्ज आना पड़ेगा, प्लस क्यू आना पड़ेगा। और प्लस क्यू चार्ज जो है हम लोग समझ पा रहे हैं इस तरीके से कैसा रहेगा, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। क्लियर है ये बात। चलिए बच्चों, तो अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, देयर आर टू थिन कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी, ए इज लेस देन बी, इक्वल चार्जेस कैपिटल क्यू आर गिवन टू ईच शेल, फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द इनर एंड आउटर शेल। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि दो पतली पतली कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स है, और एक की रेडियस स्मॉल ए है और एक की रेडियस स्मॉल बी है। दोनों को चार्ज दिया गया कैपिटल क्यू, और हमसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया ऑन द इनर एंड आउटर शेल। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि जो इनर शेल है उसकी आउटर सरफेस पे ही पूरा का पूरा चार्ज आना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके लिए आप ये देखिए, ये मैंने इनर शेल को यहाँ वापस से दिखाया है। तो अगर मैं इस तरीके से एक गॉसियन सरफेस बनाऊं, है ना, इस तरीके से अगर मैं एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाऊं जो कि कैसी है, जो कि बिल्कुल इस लोहे के अंदर है, तो इससे एसोसिएटेड फ्लक्स जीरो होगा, है ना, क्योंकि फील्ड नहीं है। तो अंदर चार्ज भी कितना होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। इसलिए सारा का सारा चार्ज जो है वो कहां पर आना चाहिए, आउटर सरफेस पर ही आना चाहिए। तो इसीलिए ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है ये एग्जैक्टली कहां पर है, आउटर सरफेस पर है। ठीक है। अब बच्चों हम लोग चाहेंगे कि यहां से निकलने वाली फील्ड लाइंस जो है वो अगले वाले शेल तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, है ना, वरना लोहे को चीरती हुई फील्ड एग्जिस्ट कर जाएगी, जो कि हम लोग नहीं चाहते हैं। क्लियर है ये बात। तो इस तरीके से जो भी फील्ड लाइन यहां से निकल रही है उसको टर्मिनेट होना पड़ेगा। क्लियर है। तो इसके लिए यहां पर क्या होना पड़ेगा, उसके लिए यहां पर एग्जैक्टली माइनस क्यू चार्ज का आना जरूरी है। ठीक है। तो यहां इनर सरफेस पे कितना चार्ज आ जाएगा, माइनस क्यू आ जाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं कि ओवरऑल चार्ज तो बाहर वाले शेल को कैपिटल क्यू दिया गया था। अगर अंदर वाले सरफेस पे चार्ज आ गया माइनस क्यू, तो ऑब्वियसली बाहर वाले सरफेस पे कितना चार्ज आएगा, 2q आ जाएगा। ठीक है। तो आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आ जाना चाहिए, 2q आ जाना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। ठीक है। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल है, स्मॉल कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल विद इनर रेडियस स्मॉल ए एंड आउटर रेडियस बी इज कॉन्सेंट्रिक with a larger conducting spherical shell with inner radius c and outer radius d. The inner shell has total charge minus 2q and the outer shell has charge 4q. सवाल का पहला पार्ट है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ q एंड द डिस्टेंस r फ्रॉम द कॉमन सेंटर ऑफ द टू शेल्स फॉर r लेस देन a, r लेस देन b ग्रेटर देन a, फिर है r ग्रेटर देन b लेस देन c, और फिर है r लेस देन d ग्रेटर देन c, और आखिरी है r greater than d. Show your result in a graph of E as a function of r. फिर B पार्ट है सवाल का, what is the total charge on the inner surface of the small shell, फिर है outer surface of the small shell, फिर है inner surface of the large shell, और फिर है outer surface of the large shell. तो देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर सवाल में देख पा रहे हैं कि एक स्मॉल कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है जिसकी इनर रेडियस कितनी है, a है, और आउटर रेडियस कितनी है, b है। वो कॉन्सेंट्रिक है विथ अ लार्जर कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल जिसकी इनर रेडियस कितनी है, c है, और जो आउटर रेडियस है ना, जो आउटर रेडियस है वो कितना है, d है। ठीक है। अब बच्चों हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ स्मॉल q एंड द डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द कॉमन सेंटर ऑफ द टू शेल्स, है ना, और अलग अलग रेडियल डिस्टेंसेस के लिए हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले पूछा गया है किसके लिए, r लेस देन a के लिए। ठीक है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। तो जैसा कि सवाल में कहा गया है, इनर शेल को कितना दिया गया है, माइनस 2q। तो ये सारा का सारा माइनस 2q जो है वो कहां पर आ जाएगा, तो ये इनर शेल के आउटर सरफेस पे आना पड़ेगा। क्लियर है बात। तो माइनस 2q यहां पर आएगा। फिर इंडक्शन की वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो आउटर शेल है उसके इनर सरफेस पे कितना चार्ज आ जाएगा, तो आउटर शेल के इनर सरफेस पे चार्ज आना पड़ेगा कितना, तो ये हो जाएगा प्लस 2q। अब टोटल चार्ज आपने जो आउटर शेल को दिया था वो 4q दिया था, तो इस वजह से बाहर वाली सरफेस पे, है ना, बाहर वाली सरफेस पे हम लोग समझ पा रहे हैं कि कितना चार्ज जो है वो आ जाएगा। तो हम लोग समझ पा रहे हैं चूंकि टोटल चार्ज 4q था,
अंदर 2q है तो बाहर भी कितना आना पड़ेगा, 2q आना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अगर r लेस देन a की बात हो रही है तो इस तरीके से हम लोग गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। ठीक है, सच दैट कि यहाँ पर ये जो r है वो कैसा है, लेस देन a है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्या लिख सकते हैं हम लोग, e इंटू 4πr² इज इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि चार्ज एनक्लोज तो 0 है, तो यहाँ से e कितना आ गया, तो e आ गया 0। ठीक है ना। अब बच्चों आ जाते हैं सवाल के दूसरे पार्ट में, जिसमें क्या कहा गया है, जिसमें कहा गया है कि r कैसा हो, r लेस देन b हो पर ग्रेटर देन a हो। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस बार पॉइंट जो है वो कहां पर होगा, बिल्कुल इस मेटल के अंदर होगा। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि फील्ड स्ट्रेट अवे कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब आ जाते हैं सवाल के तीसरे पार्ट में, जिसमें कहा गया है कि r ग्रेटर देन b हो पर लेस देन c हो। ठीक है, तो मतलब कि अगर हम लोग गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। क्लियर है बात, इस तरीके की गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो यहां पर हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, e इंटू 4πr² इज इक्वल टू, अब ये कितना चार्ज इंक्लूज कर रहा है, तो ये इंक्लूज कर रहा है कितना, -2q, तो -2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से e की वैल्यू कितनी आ जा रही है, तो e आ जा रहा है हमारे पास -2q अपॉन 4πε0 r²। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हम लोग आ जाते हैं सवाल के चौथे पार्ट में, जिसमें क्या कहा गया है, जिसमें कहा गया है कि r इज लेस देन d बट ग्रेटर देन c। क्लियर है ये बात। तो इस केस में हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि ये जो पॉइंट p है ना, ये जो पॉइंट p है लेटर से, वो कहीं यहां पर होगा, है ना, वेल इनसाइड द शेल। क्लियर है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि मेटल के अंदर होने की वजह से इस बार फील्ड स्ट्रेट अवे हम लोग कितनी बोल देंगे, 0 कह देंगे। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों अब पांचवें केस में आते हैं, जिसमें कहा गया है r ग्रेटर देन d पे। तो इस बार हम लोग गॉसियन सरफेस कैसी बनाएंगे, तो इस बार ऐसी बनाएंगे जो कि इस पूरे के पूरे शेल को क्या कर रही हो, इस पूरे के पूरे शेल को जो है एनक्लोज कर रही हो। क्लियर है ये बात। तो इस बार देखिए हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इस बार हम लोग कह सकते हैं कि e इंटू 4πr² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो नेट चार्ज कितना हो गया, तो 4q और -2q मिला करके 2q हो गया, तो 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस बार e कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2q अपॉन 4πr² एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग ग्राफ बनाए तो हम लोग सबसे पहले देख पा रहे हैं कि b रेडियस तक तो कोई भी फील्ड नहीं थी, तो इसीलिए b रेडियस तक फील्ड 0 है। उसके बाद हम लोग समझ पा रहे हैं कि b रेडियस पे जस्ट फील्ड कितनी आ गई, तो वो आ गई -2q अपॉन 4πε0b², है ना, उस लोकेशन पर r की वैल्यू b है। और फिर ये कब तक चली, तो c रेडियस तक चली, और यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। फिर c से d तक बिल्कुल खामोशी, है ना, फील्ड 0, और अचानक से d पर फील्ड कितनी आ गई, d रेडियल डिस्टेंस पे, तो 2q अपॉन d², 1/4πε0, क्योंकि r की वैल्यू वहां पर d हो जाएगी, और उसके बाद फील्ड जो है इस तरीके से 1/r² के हिसाब से कम होती जा रही है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो इसी तरीके का एक और सवाल देखते हैं। सवाल है, एज शोन इन फिगर, चार्ज कैपिटल Q इज केप्ट इन द inner cavity and a charge of 2q and 3q are imparted to the inner and outermost shells। पहला पार्ट है सवाल का, फाइंड चार्ज एट ईच ऑफ द सर्फेसेस, और फिर पूछा है फाइंड ई वेक्टर इन द फर्स्ट एनुलर रीजन एंड आउटसाइड। तो देखिए बच्चों, यहां पर समझ पा रहे हैं कि इस Q की वजह से जो फील्ड आएगी उसको, है ना, खत्म करने के लिए यहां पर क्या आना पड़ेगा, -q तो आना ही पड़ेगा। क्लियर है। अब लेकिन आपने टोटल चार्ज तो 2q दिया था इनर शेल को, तो इस वजह से बाहर कितना चार्ज आ जाएगा, 3q आ जाएगा। ठीक है, अब 3q की वजह से जो फील्ड निकल रही है ना, उसको टर्मिनेट करवाने के लिए क्या चाहिए आपको, आपको -3q चार्ज चाहिए, जो कि कहां पर आएगा, जो आउटर शेल है उसके इनर सरफेस पे आना पड़ेगा। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहां पर, है ना, इस लोकेशन पर कितना चार्ज आ जाएगा, तो वो आएगा -3q। अब आपने टोटल चार्ज कितना दिया था, 3q दिया था आउटर शेल को, है ना, और उसके इनर पोर्शन पे आ गया -3q, तो बाहर पॉजिटिव चार्ज कितना आ जाना चाहिए, बाहर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए बच्चों 6q के बराबर, तभी चार्ज बैलेंस हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात करें तो हम लोग अगर सबसे पहले फर्स्ट एन्युलर रीजन की बात करें तो हमारे को फर्स्ट एन्युलर रीजन में कहीं पर एक गॉसियन स्फीयर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस तरीके से मैंने r रेडियल डिस्टेंस पे इन द फर्स्ट एन्युलर रीजन मैंने यहाँ पर एक गॉसियन स्फीयर बनाया है। तो हम लोग यहाँ पर गॉस लॉ अगर लगाएं तो क्या लिखेंगे, e इंटू 4πr² इज इक्वल टू, अभी ये कितना चार्ज इंक्लोज कर रहा है,
तो 2q और q मतलब कि 3q चार्ज इंक्लोज कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 3q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से देखिए E बराबर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हमें बाहर फील्ड निकालनी है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से फिर से r रेडियल डिस्टेंस पर जाकर के एक गॉसियन स्फीयर बनाएंगे, और इस बार हम लोग क्या लिखेंगे, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इस बार किसके बराबर हो जाएगा, तो टोटल चार्ज इंक्लोज इस बार कितना हो जाएगा, 3q 2q और q दैट इज 6q, तो 6q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस बार फील्ड कितना आ गया, तो ये आ गया 6q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्राउंडिंग ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, तो देखिए बच्चों, फॉर मोस्ट प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस हम लोग अर्थ को क्या कंसीडर करते हैं, टू बी एट जीरो पोटेंशियल। ठीक है, एनी अमाउंट ऑफ चार्ज कैन बी टेकन अवे और गिवन टू द अर्थ, और इससे अर्थ के पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी अगर हम लोग कंडक्टर को क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं या फिर अर्थ करते हैं, तो क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज इट माइट टेक प्लेस बिटवीन अर्थ एंड द कंडक्टर सच दैट की पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर क्या हो जाए, अर्थ के पोटेंशियल के बराबर हो जाए, मतलब कि जीरो हो जाए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इस ग्राउंडिंग ऑफ कंडक्टर्स के कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिसके पास चार्ज Q है इस तरीके से, तो ऑब्वियसली सारा का सारा चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, सारा का सारा चार्ज आ जाएगा सरफेस के ऊपर, है ना, आउटर सरफेस पे। और हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड फील्ड होगी, है ना, जिस वजह से क्या होगा कि इन्फिनिटी का पोटेंशियल तो क्या मानते हैं हम लोग, जीरो। तो वहां से सरफेस तक आएंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाता है, KQ बाय R हो जाता है, जहां पे R क्या है, रेडियस ऑफ द स्फेयर है। ठीक है, और अब देखिए बच्चों, अगर आप इसे अर्थ कर देंगे, इस तरीके से अर्थिंग का साइन होता है, तो अर्थ कर देंगे तो ये सारा का सारा Q जो है वो उसको धरती में जाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि इसका पोटेंशियल कितना हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसके लिए ये बाहर की फील्ड को क्या होना पड़ेगा, खत्म होना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको करने का एक ही उपाय है कि Q चार्ज जो है वो कहाँ चला जाए, धरती में चला जाए, है ना, इस तरीके से हम लोग कहते हैं बाय कन्वेंशन, है ना। बाकी हमें समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो धरती से इस स्फेयर के ऊपर आ रहे होंगे, जिस वजह से ये न्यूट्रलाइज हो रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें Q चार्ज जो है वो सेंटर पे है ना, इस कंडक्टिंग शेल के बिल्कुल सेंटर पे है, और ये शेल जो है वो न्यूट्रल है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं इंडक्शन की वजह से यहाँ पर कितना चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर चार्ज आ जाएगा कितना, -Q। क्लियर है ये बात, है ना। और साथ ही साथ चार्ज को बैलेंस करने के लिए बाहर चार्ज कितना आ जाएगा, तो बाहर जो है चार्ज आ जाएगा +Q। क्लियर है, तो ये फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, है ना। अब लेकिन आप इसे अर्थ करेंगे तो आइए देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अर्थ करने पे क्या होगा, ये जो बाहर का +Q चार्ज है वो धरती में चला जाएगा। उससे क्या फायदा होगा, उससे ये फायदा होगा बच्चों कि देखिए अंदर तो खैर फील्ड है ही, अंदर इस तरीके से हम लोग समझ पा रहे हैं कि फील्ड तो रहेगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बाहर अब कोई भी फील्ड नहीं रहेगी। बाहर फील्ड नहीं होने से क्या होगा कि इन्फिनिटी का पोटेंशियल तो हम लोग जीरो कहते हैं, और इन्फिनिटी से सरफेस तक में कोई भी क्या नहीं है, इन्फिनिटी से सरफेस तक में हम लोग समझ पा रहे हैं कि कोई भी फील्ड नहीं रहेगी अगर ये Q चार्ज धरती में चला जाए। तो इस वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो शेल है ना, उसका भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो इसका भी पोटेंशियल जो है वो हो जाएगा जीरो। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अर्थिंग के ऊपर एक सवाल देखते हैं। सवाल है, फिगर शोज 3 कॉन्सेंट्रिक थिन स्फेरिकल शेल्स A, B and C of radii A, B and C respectively. The shells A and C are given charges Q and -Q respectively, and the shell B is earthed. Find the charges appearing on the surfaces of B and C. तो देखिए बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इनर शेल को +Q चार्ज दिया गया, तो इसलिए इस इनर शेल के आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आ जाएगा, +Q। ठीक है, अब अगर यहाँ पर +Q चार्ज है, तो जो बीच वाली शेल है उसके इनर, है ना, इनर सरफेस पे कितना चार्ज आना पड़ेगा, तो इस पे चार्ज आना पड़ेगा ऑब्वियसली -Q। क्लियर है ये बात, ताकि इस +Q से निकलने वाली सारी फील्ड लाइन यहाँ पर टर्मिनेट हो सके, और जो बीच वाली शेल है ना, उसके मेटल में कहीं पर भी हम लोग पॉइंट ले तो वहां पर कोई भी फील्ड ना हो। ठीक है, अब बच्चों हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो बीच वाली शेल है वो तो अर्थ है, मतलब अर्थ से कनेक्टेड है, तो इस वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये अर्थ से चार्जेस का लेन देन कर सकती है। तो इस वजह से मान लेते हैं कि इसकी आउटर सरफेस पे +Q चार्ज आ गया है।
तो अगर यहाँ प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पर कितना चार्ज आएगा, माइनस क्यू, ठीक है। और बाहर वाली जो शेल है उसके पास टोटल चार्ज माइनस स्मॉल क्यू होना चाहिए था, ठीक है। और अगर इनर सरफेस पे आ गया माइनस कैपिटल क्यू, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि आउटर पे कितना आएगा, तो आउटर पर आ जाएगा कितना, माइनस स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू, ताकि चार्ज आउटर शेल का भी कंजर्व्ड रहे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बीच वाली शेल अर्थ हो रखी है, इस वजह से इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इनर शेल की वजह से इस बीच वाली शेल पे पोटेंशियल कितना आ रहा है, तो वो आ रहा है के स्मॉल क्यू अपॉन बी, ठीक है। स्मॉल क्यू चार्ज है ऑन द इनर शेल, और बी जो है वो हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ सेंटर से ये जो बीच वाला शेल है वहां तक की दूरी है। फिर जो बीच वाला शेल है उसके पास चार्ज कितना है, तो उसके पास चार्ज है कैपिटल क्यू और माइनस क्यू, मतलब कि क्यू माइनस स्मॉल क्यू। तो इसके खुद के चार्ज की वजह से इसका पोटेंशियल कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा के क्यू माइनस स्मॉल क्यू अपॉन बी। और तीसरी चीज, जो बाहर वाला शेल है उसके पास चार्ज कितना था, तो उसके पास जो चार्ज है वो था सिर्फ और सिर्फ माइनस स्मॉल क्यू, ठीक है। नेट चार्ज तो इतना ही दिया हुआ था, तो उसके वजह से जो बीच वाली शेल है उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा के माइनस क्यू अपॉन सी के बराबर। पर इसे किसके बराबर कर देंगे, 0 के, क्योंकि हमने अभी भी कहा कि ये अर्थ हो रखी है, ठीक है। तो यहां से देखिए बच्चों, हमारे पास क्या आ जाएगा, के क्यू बाई बी, तो के क्यू बाई बी से यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो के कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल बी बराबर आ जाएगा के स्मॉल क्यू अपॉन सी के, ठीक है। तो यहां से कैपिटल क्यू कितना आ गया, तो वो आ गया स्मॉल क्यू बी अपॉन सी के बराबर। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग समझ पा रहे हैं कि हमारा फाइनल जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कुछ इस तरीके का नजर आ जाएगा, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। डाइलेक्ट्रिक का बच्चों मतलब होता है बेसिकली इंसुलेटर्स, ठीक है। तो बच्चों हम लोग देखने वाले हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर टर्म्स में कि क्या होता है जब हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं। क्लियर है बात। तो यहां पर देखिए दो पॉसिबिलिटीज होती है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की। तो क्या होता है बच्चों, कुछ मॉलिक्यूल्स जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, इनके पास एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, और इसलिए इनको कहते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। क्लियर है। तो देखिए बच्चों, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है, द इलेक्ट्रिक डाइपोल्स टेंड टू लाइन अप विथ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये चीज हम लोग इस दूसरे वाले डायग्राम में देख पा रहे हैं। क्लियर है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होती है एक्सटर्नल, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स की टेंडेंसी होती है टू लाइन अप विथ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूअसली जॉसलिंग ईच अदर एज अ रिजल्ट ऑफ देयर रैंडम थर्मल मोशन। तो इस वजह से ये अलाइनमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाता है, बट इट बिकम्स मोर कंप्लीट एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फील्ड इज इंक्रीज, है ना। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होने पे ये अच्छा खासा अलाइनमेंट शो करते हैं, और यहाँ पर अलाइनमेंट को अपोज कौन करता है, तो ये रैंडम थर्मल मोशन। क्लियर है। इसके अलावा बच्चों, अगर टेम्परेचर को आप कम करेंगे तो उससे भी ये जो जॉसलिंग है वो क्या होगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है, और अलाइनमेंट और बेटर होगा। द अलाइनमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल्स प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज डायरेक्टेड ऑपोजिट द अप्लाइड फील्ड एंड इज स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड, है ना। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं कि इधर क्या इकट्ठा हो गए, नेगेटिव चार्जेस, और इधर क्या इकट्ठा हो गए, पॉजिटिव चार्जेस, है ना। ऐसा अपीयर हो रहा है। तो इस वजह से एक पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक फील्ड यहां पर क्रिएट होती है। क्लियर है। जो कि ऑब्वियसली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट है ना। लेकिन ये जो फील्ड है ये लेस स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं दूसरे वैरायटी के डाइलेक्ट्रिक्स की, दैट इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे हैव परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स, molecules acquire dipole moments by induction when placed in an external electric field। तो ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका अपना परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, पर फिर भी इंडक्शन के फिनोमेनन से, है ना, क्या होता है कि जब वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आते हैं तो दे एक्वायर डाइपोल मोमेंट्स। क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द एक्सटर्नल फील्ड टेंड्स टू stretch the molecules
स्लाइटली सेपरेटिंग द सेंटर्स ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो पहले ये जो मॉलिक्यूल्स इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता था कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर है ना, वो बिल्कुल एक ही जगह पर होते थे, क्लियर है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि एक्सटर्नल फील्ड इन्हें स्ट्रेच कर देती है, जिससे क्या होता है, जिससे हम लोग देख पा रहे हैं एक सेपरेशन आ जाता है बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेंटर्स, क्लियर है। तो वही यहां पर पहले डायग्राम में दिखाया गया है कि जब एक्सटर्नल फील्ड जीरो है ना, द इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज जीरो। लेकिन जब आपने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की तो क्या हो रहा है, इट अलाइंस द एटॉमिक डाइपोल मोमेंट्स, है ना। यहां पर वो किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, वो कन्वर्ट हो जा रहे हैं कहीं ना कहीं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में, और उसके बाद वो बिल्कुल उन्हीं की तरह देखिए अलाइनमेंट शो कर रहे हैं, क्लियर है ये बात। अब देखिए बच्चों, यहां पर जो सेपरेशन क्रिएट हो जाता है बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स, उससे क्या होता है, सरफेस चार्जेस ऑन द स्लैब फेसेस आ जाते हैं, क्लियर है। तो ये हम लोग देख पा रहे हैं कि बीच में ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है और यहां पर नेगेटिव इधर इकट्ठा हो गया और पॉजिटिव चार्जेस इधर ज्यादा इकट्ठा हो गए, ठीक है। दीज चार्जेस सेट अप अ फील्ड ई डैश वेक्टर, है ना। ये हम लोग देख पा रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में ये फील्ड जो है वो सेटअप हो जा रही है, विच ऑपोजेस द अप्लाइड फील्ड ई नॉट वेक्टर, है ना। शुरुआत में हम लोग देख पा रहे हैं कि जो एक्सटर्नल फील्ड थी वो कितनी थी, ई नॉट वेक्टर थी, और उसके ऑपोजिट ई डैश वेक्टर क्रिएट हो गया। तो अब जो रिजल्टेंट फील्ड है ई वेक्टर, है ना, ये जो रिजल्टेंट फील्ड है ई वेक्टर जो कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर है, तो उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, ई नॉट वेक्टर के ही डायरेक्शन में रहेगी, लेकिन ऑब्वियसली उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर वेक्टोरियली लिखना है तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं कि ई नॉट वेक्टर प्लस ई डैश वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर, और अगर मैग्नीट्यूड वाइज लिखना है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ई नॉट माइनस ई डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, ई हो गया, क्लियर है ये बात। इसी को हम लोग कहते थे कि ये जो अब नेट फील्ड आ गई अंदर, तो वो क्या है, एक्सटर्नल फील्ड के अपॉन लेटर से के टाइम्स है, क्लियर है। तो हम लोग यहां पर कहते हैं कि ये जो के है ना, ये बेसिकली क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, यही बात यहां पर लिख दी गई है कि ई वेक्टर बराबर क्या हो गया, ई नॉट वेक्टर अपॉन के हो गया। तो के क्या है बच्चों, के इज अ कांस्टेंट फॉर द गिवन डाइलेक्ट्रिक विच हैज अ वैल्यू ग्रेटर देन 1, क्लियर है। दिस कांस्टेंट के इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। अब देखिए बच्चों, अगर बिल्कुल हम लोग वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम का मतलब तो बिल्कुल खाली जगह हो गई, है ना। वहां पर तो कुछ है ही नहीं जो पोलराइज हो सके, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वैक्यूम में कोई भी पोलराइजेशन ही नहीं होगा, और इस वजह से ई वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट वेक्टर, और उस केस में हम लोग के को क्या बोल देंगे, 1 बोल देंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर आपने जो एक्सटर्नल फील्ड है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है ना, इफ अ वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड इन अ डाइलेक्ट्रिक, तो क्या पॉसिबिलिटी कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, दे मे गेट डिटैच्ड फ्रॉम देयर पेरेंट एटम्स। तो ऐसा अगर होने लगेगा तो ये जो डाइलेक्ट्रिक है इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ कंडक्टर, और इस फिनोमेनन को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो वो मिनिमम फील्ड है ना, जिसकी रिक्वायरमेंट है टू कॉज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, है ना, उसको हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, ठीक है। चलिए बच्चों, तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है पोलराइजेशन। तो देखिए बच्चों, अब तक हम लोगों ने देखा कि अगर आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेस करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो डाइपोल मोमेंट अपीयर्स इन एनी वॉल्यूम इन इट, क्लियर है। तो यही फिनोमेनन कहलाता है पोलराइजेशन ऑफ द मटेरियल, और जो पोलराइजेशन वेक्टर पी वेक्टर इट इज डिफाइंड एज द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, क्लियर है बात, और इसके मैग्नीट्यूड पी को हम लोग रेफर करते हैं एज पोलराइजेशन, ठीक है। तो हम लोगों ने बच्चों क्या देखा था कि इंटीरियर जो है वो तो अभी भी चार्ज फ्री रहता है, लेकिन जो लेफ्ट और राइट सरफेस ऑफ द स्लैब होते हैं उन पे चार्जेस हम लोग देखते हैं कि आ जाते हैं, है ना। तो उस सिचुएशन को इस तरीके से सिंपली रिप्रेजेंट किया जा सकता है, द चार्ज अपीयरिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज, क्लियर है, क्योंकि यहां पर ये इंडक्शन की वजह से आया है। एज द इंड्यूस्ड चार्ज अपीयर्स ड्यू टू शिफ्ट इन द इलेक्ट्रॉन्स बाउंड टू द न्यूक्लियाई, दिस चार्ज इज ऑल्सो कॉल्ड बाउंड चार्ज, क्लियर है ये बात। अब देखिए बच्चों, हम लोग यहां पर देखने वाले हैं कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, ऑफ द इंड्यूस्ड चार्ज, तो उसका एक रिलेशन होता है किसके साथ, पोलराइजेशन पी के साथ।
तो चलिए उसे डराइव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये जो डायग्राम में आप रेक्टेंगुलर स्लैब देख पा रहे हैं, तो इसकी लेंथ मान लीजिए कि कितनी है। तो इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है L। क्लियर है ये बात? और साथ ही साथ जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना दे रखा है? कैपिटल A। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसे समझने के लिए आप ऐसे सोच सकते हैं कि 3D में ये कैसा दिखेगा। तो 3D में ये कुछ ऐसा स्लैब दिख सकता है। क्लियर है? तो ये जो एरिया है ये अपने को कितना दे रखा है? A दे रखा है। और यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि नेगेटिव चार्जेस हैं। उसी तरह जो इधर वाला एरिया है ना, ये वाला जो फेस है, तो इस पे हम लोग समझ पा रहे हैं कि पॉजिटिव चार्जेस है। क्लियर है? तो यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना है? A है। ठीक है, let sigma p be the magnitude of the induced charge per unit area on the faces। ठीक है, तो यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहां पर माइनस सिग्मा p है और यहां पर कितना है? यहां पर प्लस सिग्मा p है। क्लियर है बात? तो हम लोग यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि डाइपोल मोमेंट ऑफ द एंटायर स्लैब कितना हो जाएगा? तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस। ठीक है, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? तो वो गया सिग्मा p इंटू ए, और कितने से सेपरेटेड है? तो L से सेपरेटेड है। तो सिग्मा p इंटू ए इंटू एल, ये क्या हो गया? डाइपोल मोमेंट ऑफ द स्लैब। क्लियर है बात? अब हम लोग जानते हैं कि पोलराइजेशन कैसे डिफाइंड होता है। इट इज डिफाइंड एज अ डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमें इसे वॉल्यूम से डिवाइड करना होगा, तो वॉल्यूम तो A इंटू एल हो जाएगा। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि पोलराइजेशन का मैग्नीट्यूड सिग्मा p के ही बराबर आ रहा है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो जैसा कि आप जानते हैं इस चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को तो काफी हद तक हम लोगों ने स्टडी कर लिया। अब बात करेंगे हम लोग कैपेसिटेंस की। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस चैप्टर में हमारा फोकस रहने वाला है किसके ऊपर? कैपेसिटर के ऊपर, जो कि क्या है? इट इज अ डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी स्टोर्ड। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, द बैटरीज इन अ कैमरा स्टोर एनर्जी in the photo flash unit by charging a capacitor। तो ये जो बैटरीज हैं इनकी क्या दिक्कत होती है कि ये एनर्जी सप्लाई तो करती है बट ओनली एट अ मॉडेस्ट रेट, दैट इज टू स्लोली फॉर द फोटो फ्लैश यूनिट टू एमिट अ फ्लैश ऑफ लाइट। हाउएवर वंस द कैपेसिटर इज चार्ज, ना एक बार अगर आपने कैपेसिटर को अच्छी तरीके से चार्ज कर दिया तो क्या होगा? इट कैन सप्लाई एनर्जी एट अ मच ग्रेटर रेट व्हेन द फोटो फ्लैश यूनिट इज ट्रिगर्ड, एनफ एनर्जी टू अलाउ द यूनिट टू एमिट अ बर्स्ट ऑफ ब्राइट लाइट। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जो पहला डायग्राम आप देख रहे हैं वो क्या शो कर रहा है? इट शोज सम ऑफ द मेनी साइजेस एंड शेप्स ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, और जो दूसरा डायग्राम आप देख पा रहे हैं, इट शोज द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एनी कैपेसिटर। मतलब उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? Two isolated conductors of any shape। Clear है बात? No matter what their geometry, flat or not, we call these conductors plates। ठीक है, तो जैसा कि बच्चों अभी हम लोगों ने पढ़ा, इनका शेप साइज कुछ भी हो सकता है। तो ये भी हमारे को एक पेयर ऑफ कंडक्टर की तरह नजर आ रहे हैं, और ये भी एक सिस्टम, एक कैपेसिटर कहला सकता है ना। वन ऑफ द कंडक्टर्स इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज एंड द अदर इज गिवन एन इक्वल नेगेटिव चार्ज। द कंडक्टर विद द पॉजिटिव चार्ज उसे क्या कहेंगे? पॉजिटिव प्लेट, और दूसरे वाले को नेगेटिव प्लेट। अब जो चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? चार्ज ऑन द कैपेसिटर। और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स को क्या कहते हैं? पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग एक एग्जांपल देख रहे हैं कैपेसिटर का, जिसमें हमारे पास क्या है? देयर आर टू क्लोजली स्पेस्ड पैरेलल मेटल प्लेट्स। ठीक है, तो जब हम लोग इसे बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं कुछ इस तरीके से ना, तो यहां पर क्या होगा बच्चों कि एक प्लेट को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया और दूसरे प्लेट को किससे कनेक्ट किया? नेगेटिव टर्मिनल से, है ना। तो क्या होता है यहां पर कि व्हेन कनेक्टेड टू अ बैटरी द प्लेट्स एक्वायर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। अब देखिए बच्चों, ऐसा कैसे हो पाता है? क्योंकि ये जो बैटरी है वो क्या सप्लाई करती है? एनर्जी सप्लाई करती है, ताकि एक प्लेट से चार्ज जो है वो उखड़ करके दूसरे में आप समझ सकते हैं कि डिपॉजिट हो जाए। मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? डिपॉजिट हो गया। और ये काम कौन करवा रही है? बैटरी करवा रही है, क्योंकि बैटरी एनर्जी सप्लाई करती है। क्लियर है बात? तो यहां पर जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर से निकले उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले में डिपॉजिट हो गए। जैसे एक प्लेट हो गई पॉजिटिव प्लेट और दूसरी हो गई नेगेटिव प्लेट। ठीक है,
अब बच्चों एक टाइम के बाद और फर्दर इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे में आना बंद हो जाता है, और ये कब होता है? ऐसा तब होता है जब वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स है ना मैच कर जाए किसके साथ? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द बैटरी टर्मिनल्स, है ना, क्योंकि बैटरी जो है उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, और वो उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाना चाहती है इन प्लेट्स के बीच में भी, ठीक है, तब जाके बैटरी को चैन आता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हम लोग समझ सकते हैं कि अगर उन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तो चार्ज कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उन प्लेट्स के बीच में तो चार्ज को आना पड़ेगा। अब उसी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि जो चार्ज Q है ऑन द कैपेसिटर वो ऑब्वियसली क्या होगा? प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन द प्लेट्स, है ना। तो यहाँ पर क्या आपको ध्यान रखना है कि किसी भी कैपेसिटर के लिए क्या होता है? Q प्रोपोर्शनल टू V होता है। क्लियर है? मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप क्रिएट करेंगे प्लेट्स के बीच में उतना ही ज्यादा चार्ज डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है उसे हम लोग C कॉल करते हैं, दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, जो कि किस पे डिपेंड करता है? शेप, साइज, ज्योमेट्रिकल प्लेसिंग ऑफ द कंडक्टर्स एंड द मीडियम बिटवीन देम, ठीक है। इसके अलावा बच्चों SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस होती है कूलम्ब पर वोल्ट, जिसे हम लोग फैरेड भी बोलते हैं, ठीक है, और उसके लिए सिंबल होता है कैपिटल F। पर जनरली हम लोग जो है माइक्रो फैरेड यूनिट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो फैरेड है ये बहुत लार्ज यूनिट होती है, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि C इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन V होता है। तो कैपेसिटेंस एक तरीके से किस चीज का मेजर है? द कैपेसिटेंस इज अ मेजर ऑफ हाउ मच चार्ज मस्ट बी पुट ऑन द प्लेट्स टू प्रोड्यूस अ सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, है ना। अगर आपको V पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो आपको कितना चार्ज Q डिपॉजिट करना पड़ेगा। क्लियर है ये बात? तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, द ग्रेटर द कैपेसिटेंस द मोर चार्ज इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अगर दो कैपेसिटर्स हैं और आपको दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है तो जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी उसको चार्ज की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब एक आसान सा सवाल देखते हैं। सवाल है, डज द कैपेसिटेंस C ऑफ अ कैपेसिटर इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन द सेम when the charge Q on it is doubled, और दूसरा पार्ट है when the potential difference V across it is tripled। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था कि Q प्रोपोर्शनल टू V होता है और इस वजह से Q इक्वल टू CV लिख देते हैं। C यहां पर किसका रोल प्ले करता है? प्रोपोर्शनैलिटी, है ना, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का। क्लियर है बात? तो हम लोग यहां पर ये समझ पा रहे हैं कि ये C जो है, भले ऐसा नजर आ रहा है कि ये Q अपॉन V है, लेकिन C जो है ना Q पे डिपेंड कर रहा है ना V पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है बात? तो यहां पर हम लोग ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को आप ट्रिपल करें चाहे चार्ज को डबल करें, कैपेसिटेंस तो चेंज नहीं होगा। क्लियर है? कैपेसिटेंस किन चीजों पे डिपेंड करता है वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है ना। वो किन चीजों पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है शेप, साइज, मीडियम बिटवीन देम, इन सारी चीजों पे, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? रिमेन द सेम, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये लेक्चर पूरी तरीके से खत्म होता है। आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आई होंगी। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।